नमस्कार मित्रों, साथियों। आज हिमालय की जो वीडियो चल रही थी उसका आखिरी वीडियो है। इसमें हम हिमालय का महत्व या कहें कि हिमालय का लाभ क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हिमालय का आयु के आधार पर, हिमालय का नदियों के आधार पर, जो हिमालय के दर्रे ग्लेशियर हैं, इन सब पे हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया है 3 वीडियो में। ये हिमालय का चौथा वीडियो है और भूगोल की श्रृंखला का कह लें कि अगला वीडियो है। इसमें अगर आज का हम विषय देखें तो वो है हिमालय का महत्व। और ये प्रश्न जो है वो आईएएस या पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पीसीएस के जो मुख्य परीक्षा है उसमें और कभी कभी निबंध के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक बार हम देखें, यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न पूछा था कि पर्वत पर्यटन, यानी कि जो हिमालयी क्षेत्र में पर्वत है वहाँ पे हम टूरिज़्म को जो बढ़ावा किस प्रकार से दे सकते हैं, उसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो ऐसा एक प्रश्न पूछा था आईएएस के एग्ज़ाम में। तो मेंस में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए या निबंध लिखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हिमालय के महत्व को थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप में हमें पता रहे। तो हम बारी बारी से देखें। हिमालय आपको पता है कि भारत के उत्तरी राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। और ये पश्चिम और पूर्व में दक्षिणावर्त होकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर पूर्व में देखें तो अराकान योमा श्रेणी के रूप में म्यांमार में चली जाती है। इसका कुल मिला के क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोल देते हैं, ग्रेटर हिमालय बोल देते हैं। उसके नीचे वाली जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय हो जाता है। फिर उसके सबसे लास्ट वाली श्रेणी जो है, जो सबसे ज़्यादा नवीनतम श्रेणी है, जिसका नाम है शिवालिक। तो इन 4 श्रेणियों के रूप में हिमालय को हम अध्ययन करते हैं। नदियों के आधार पर भी 4 प्रकार के हिमालय का अध्ययन करते हैं। एक कश्मीर हिमालय, जिसको पंजाब हिमालय भी कह देते हैं। दूसरा कुमायूं हिमालय, जिसको गढ़वाल हिमालय भी कह देते हैं। और तीसरा नेपाल हिमालय। और चौथा असम हिमालय। तो ये थोड़ा सा बेसिक परिचय था, जिसके बारे में आप डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं पिछली वीडियोज़ में, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले हिमालय का महत्व देखें तो ये है, इसका महत्व किस रूप में। इसका महत्व है भारतीय जलवायु के ऊपर। भारतीय जलवायु यानी कि जो इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट, उसके लिए हिमालय की स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैसे? अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ऐसा बनाएं छोटा सा, तो ये पूरी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे सिक्किम हो गया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से ऐसे पूरा इसका विस्तार है हिमालय का, आपको पता है। तो भारतीय जलवायु के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण इस तरीके से है कि ये दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से गर्मी के सीज़न में, यानी कि मई में जो होता है, सूर्य की किरणें इस तरफ ज़्यादा पड़ती हैं, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर में। तो यहाँ की जो पानी है उसका वाष्पोत्सर्जन होकर के वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और इस तरफ उत्तरी भारत में जो है, एक प्रकार से कहें कि निम्न कहें वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण से यहाँ की भारी हवाएं जो हैं, जो ऊपर आ चुकी हैं, वो निम्न वायुदाब की ओर तेज़ी से भगती हैं। यानी इधर से जो ठंडी हवाएं वाष्पोत्सर्जन होकर के ऊपर आ गई हैं, वो स्थल की तरफ जो है भागती हैं, स्थल की तरफ ये हवाएं जाती हैं। तो स्थल की तरफ जब जाती हैं तो ये यहीं पर जो पर्वत श्रेणियाँ असम में, मेघालय में जो पठारी क्षेत्र हैं, उससे टकराती हैं। जैसे यहाँ पता है कि ये गारो खासी जयंतिया है, मिकिर पहाड़ियाँ, रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। तो इन सब से जब टकराती हैं तो बहुत सारा वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर गारो खासी, इसी के पास में जो है मासिन नाम एक जगह है मेघालय में ही,
जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। करीब करीब कह लें कि 10 मीटर के आसपास जो है यहाँ पर वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है चेरापूंजी के मासिनराम में होती है। मेघालय में एक शहर है, एक स्थान है चेरापूंजी, एक स्थान है मासिनराम। तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा और दूसरे स्थान पर चेरापूंजी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद ये रेंगमा मिकिर पहाड़ियों से निकल करके ये हवाएं जब अंदर घुस जाती हैं, तो अंदर घुसने के बाद इधर जो फंस जाती हैं, तो यहाँ सब थोड़ा सा वर्षा कर देती हैं। उसके बाद ये हवाएं जो है फटाक से इधर की तरफ भागती हैं। इधर की तरफ भागती हैं तो ये शिवालिक श्रेणी यहाँ पे फैली हुई है। तो शिवालिक श्रेणी से ये हवाएं जो है दर्रियाते हुए, जैसे भैंस जो है कच्ची दीवार अगर पा जाए तो उधर बेचते हुए भागती हैं, ऐसी ये हवाएं जो हैं, भारी हवाएं, ये इस शिवालिक श्रेणी से बेचते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे ये बेचते हुए आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो वर्षा कराने के लिहाज से हिमालय पर्वत भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानसूनी पवनें भारत में वर्षा नहीं करती यदि ये हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक भी पठार, एक भी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है। जो बांग्लादेश है यहाँ पर बारिश नहीं होती है। यहाँ पर जो भी पानी के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से नदियाँ हैं। बांग्लादेश को इसीलिए नदियों का देश कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि नदियों का देश किसे कहते हैं, तो नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। प्रश्न पूछे कि नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को कहते हैं नहरों का देश। यानी पाकिस्तान में भी वर्षा जो है उतनी अच्छी नहीं होती है और बांग्लादेश में भी वर्षा उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवरोधक के रूप में कोई ऐसी उच्चावच नहीं है जैसा कि भारत में हिमालय प्रोवाइड करता है। इधर जो सह्याद्री श्रेणी है जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, तो पश्चिमी घाट के सहारे केरल में भी भारी, जब इधर दक्षिण पश्चिम मानसून जब भगता है इस तरफ, तो 1 जून को ये मानसून टकराता है यहाँ पे केरल में, तो केरल में खूब तगड़ा बारिश कर देता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे पूरा पश्चिमी घाट पे जो है खूब बढ़िया सा बारिश कर देता है, फसल वसल उगाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ सतपुड़ा रेंज से, विंध्याचल रेंज से सारी हवाएं घुस करके मध्य भारत में भी वर्षा कर देती हैं। तो ये तो खैर इधर का भाग है और हम पठार वगैरह इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कहाँ पर है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जलवायु को प्रभावित करने के लिए हिमालय पर्वत श्रेणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस संदर्भ में? एक तो वर्षा के लिए और दूसरा भारतीय जलवायु के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो जो वर्षा है, वर्षा करा देती है। वर्षा कई प्रकार के होते हैं, एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है, और भी तरीके की वर्षा होती हैं। तो पर्वतीय वर्षा कराने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा शीत, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड से बचाव के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे इसके ऊपर ये चाइना है, चाइना के ऊपर रशिया है, रशिया के ऊपर वाला जो सारा क्षेत्र उसको बोलते हैं साइबेरिया, और साइबेरिया जो है एकदम ठंड इलाका है, बहुत ठंड इलाका है। ठंडी के सीज़न में साइबेरिया वाली जो हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बर्फ़ वाली बर्फीली हवाएं, यहाँ से जैसे अगर हम मैप में देखें, ये पीला वाला इंडिया है, इसके ऊपर चाइना है, फिर ये मंगोलिया है, फिर ये रूस है। तो रूस के जितना भी ऊपरी वाला हिस्सा है इसी को कहते हैं साइबेरिया। और ठंडी के सीज़न में साइबेरियाई हवाएं जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ भागती बड़ी तेज़ी से, और इन सब इलाकों को, एशिया को एकदम ठंडा कर देती हैं। लेकिन भारत को ये साइबेरिया वाली जो हवाएं हैं भारत को ठंडा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि 7-7, 8-8 किलोमीटर पर्वत श्रेणियाँ सतत रूप से पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हैं, जो इन ठंडी हवाओं को जो दक्षिण की ओर बढ़ती हैं तो उसको वो रोक लेती हैं, रोक लेती है। इसी कारण से यहाँ की जलवायु जो है मतलब ठीक ठाक बनी रहती है। अदरवाइज़ अगर ये हिमालय ना होता तो ये ठंडी हवाएं इधर आती हैं और पूरा पूरा पाला मार देता है। यहाँ पर जो गेहूँ फसलें होती हैं तो सब पे पाला मार देता है, और सब लोग जो है जैकेट वैकेट पहनने लगते हैं असमय में। यानी जब ठंडी सीजन नहीं है तो उस समय में भी यहाँ पे ठंडी का प्रभाव ज़्यादा होता है साइबेरियाई हवा के कारण। लेकिन ये हिमालय पर्वत जो है उन हवाओं को रोक देती हैं, जिसके कारण से भारत में शीत ऋतु का जो कुप्रभाव है, प्रकोप है, उससे बचाव हो जाता है। डस्टर, तो सबसे पहला महत्व ये है भारतीय जलवायु में को प्रभावित करने के लिए एक तो वर्षा अच्छे मात्रा में प्रोवाइड कर देती है, दूसरा शीत हवाएं जो आती हैं साइबेरिया से उससे रक्षा करती हैं भारत के।
और तीसरा, अगर भारतीय जलवायु में ही देखें तो इधर यूरोप में जो भूमध्य सागर है, जैसे अगर इसमें देखें तो भारत के बगल में ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से क्या है कि इधर से जेट हवाएं चलती हैं। अब जेट हवाएं क्या है, मानसूनी हवाएं क्या है, ये सब हम मानसून वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये जो भूमध्य सागर है, यहाँ से जेट हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ी तेज़ी से आती हैं, भारत की ओर आती हैं। तो भारत की ओर जब आती है जेट हवाएं, तो ये हिमालय पर्वत से टकरा करके जेट हवाएं दो खंडों में बढ़ जाती हैं। इधर से जेट हवाएं आती हैं ऐसे, तो एक खंड से इधर आ जाती हैं जेट हवाएं, और इधर से मुड़ करके फिर इधर चली जाती हैं। तो ये जेट हवाएं जो हैं भारत में वर्षा करती हैं, जिससे जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पर वर्षा कर देती हैं जेट हवाओं के कारण। और जेट हवा भारत में क्यों आ पाया, हिमालय कारण से आ पाया। हिमालय जो है इसकी एक धारा को मोड़ करके भारत की तरफ भेज दी, जिसके कारण से राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ फसलें हैं उस समय बोई रहती हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये तीन तरीके से महत्वपूर्ण है जलवायु की दृष्टि से देखें तो। दूसरा इसका लाभ क्या है, प्रतिरक्षा। इसका दूसरा लाभ क्या है, 10-11 लाभ हैं इसके, उसको हम बारी बारी देख लें। दूसरा लाभ है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा बोलें तो इसको बोलते हैं डिफेंस। डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पता है कि 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबी पर्वत, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सतत रूप से फैली हुई हैं। तो ऐतिहासिक रूप से भारत में जो भी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर की तरफ से नहीं हुए हैं, वो हुए हैं, भारत में जितने आक्रमण हुए हैं वो हुए उत्तर पश्चिम दिशा से, यहाँ से। अच्छा, इधर से भी नहीं हुए। इधर से क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल है, यहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल से घोड़ा हाथी जो है भागे नहीं पाएंगे, तो इसलिए इधर से भी आक्रमण नहीं हुआ है इतिहास में। अरब सागर से भी आक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि गहरे गहरे समुद्र हैं, सागर हैं, कहाँ से यहाँ से होगा। और बंगाल की खाड़ी से भी आक्रमण नहीं हुआ है। जो भी भारत में आक्रमणकारी आए हैं, चाहे टर्किश इन्वेडर हों, चाहे मंगोल इन्वेडर हों, चाहे अरेबियन इन्वेडर हों, वो सारे के सारे उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट साइड से ही भारत में जो है प्रवेश किए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मैदानी इलाका है, ये मैदानी इलाका है। यहाँ पे सिंधु नदी, रावी, सतलज, ये नदियाँ बहती हैं, जिससे घोड़ों को, हाथी को पानी मिल जाता है पीने के लिए। और चूँकि ये मैदानी इलाका है तो यहाँ पे फसलें हो जाती हैं, तो जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। इसलिए इधर की तरफ से आक्रमण हुए हैं। ऊपर की तरफ से क्यों नहीं हुए, क्योंकि सतत रूप से हिमालय है, तो जाहिर सी बात है भारत की प्रतिरक्षा करती हैं। तो दूसरा है प्रतिरक्षा, यानी डिफेंस के कारण से। हालांकि हिमालय का विस्तार इधर पाकिस्तान में भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा अफगानिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुलेमान पहाड़ियाँ और किरधर पहाड़ियाँ, जो पाकिस्तान में आती हैं। और जो अफगानिस्तान में चली जाती है हिमालय की ही श्रेणी, उसको बोलते हैं हिंदू कुश, यानी अफगानिस्तान वाले इसको बोलते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश। और ये जो पाकिस्तान में आ जाता है इसको बोलते हैं सुलेमान। तो इधर से, इस वाले क्षेत्र से भी आक्रमण नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ दर्रे प्रोवाइड हो गए। जैसे हिंदू कुश में एक बोलन दर्रा और सुलेमान में एक दर्रा है खैबर दर्रा। तो इन दर्रों से भी लोग आ गए हैं आक्रमण करने के लिए। अदरवाइज ये पूरी तरीके से प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भी डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। चाइना की जो भी मिलिट्री, आर्मी, जितने भी चीज़ें हैं, वो भारत पे आराम से आक्रमण नहीं कर पाती, क्योंकि उनके जो सैनिक हैं उनके लिए ये एक विषम जलवायु वाला क्षेत्र हो जाता है। उनके लिए बहुत असुविधाजनक होता है कि यहाँ पर आकर के वो काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई कर सकें। तो आज भी ये डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंस है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये सदा नीरा नदियों का एक स्रोत रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में बात करें सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। तो हिमालय का तीसरा महत्व क्या है, सदा नीरा नदियों का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ वाटर या सोर्स ऑफ रिवर हिमालय पर्वत रहा है। इसमें तो कोई अचंभे वाली बात है नहीं। हिमालय पर्वत श्रेणी, इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर के हिमखंड हैं,
तो हिमखंड से, और इधर जो है स्प्रिंग्स हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, जैसे मानसरोवर झील है, जो है चेमालुंगमा ऐसे करके एक झील है। तो इन झीलों से नदियाँ निकलती हैं, जैसे सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये बड़ी बड़ी झीलों से निकलती हैं। फिर कैलाश पर्वत है, इधर जो है सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। इधर सोनापानी हिमाचल प्रदेश में एक ग्लेशियर है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। फिर गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी, इधर सिक्किम में जेमू हिमनद से तीस्ता नदी। तो बड़े बड़े जो हिमखंड हैं, हिमनद हैं, उससे नदियाँ निकलती हैं, जिससे पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन क्षेत्रों को पानी मिल पाता है, जिससे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो हो पाता है। और यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं इस क्षेत्र में। विश्व में सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो जितने भी नदी घाटियाँ हैं विश्व में, वो सबसे ज़्यादा सघन बसी हुई क्षेत्र हैं। जैसे भारत में जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये दुनिया में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र में से एक है। ऐसे ही चाइना में वांगो नदी है, यांगसी नदी है, तो वहाँ पर सघन आबादी रहती है। क्यों? क्योंकि नदियों से उनके सारे एग्रीकल्चरल जो फैक्ट्री लगे हुए हैं उनके लिए पानी मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो सदा नीरा नदियों का स्रोत है कुल मिलाकर के, ये तीसरा अपना पॉइंट हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। चौथा, उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत। हिमालय क्या है? उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत। जैसे ये हिमालय पर्वत है, अगर हम इधर थोड़ा सा करें, ये अपना है ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर मैदान हो गया ये, इस तरीके से। अब इधर से जो भी नदियाँ निकलती हैं, ऐसे जो भी नदियाँ आती हैं यहाँ से, वो इस हिमालयी क्षेत्र को जो है काटती हैं। जब काफ़ी लंबे समय से कोई नदी हिमालय से बहती रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है, बहते जा रही है, 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 1000 साल हो गया, तो यहाँ की बहुत सारी जो हिमालय क्षेत्र के गाद हैं, मिट्टी हैं, अवसाद हैं, उन सबको काटती छांटती रहती हैं। और कोई भी नदी अपने पठार या पर्वत को तब तक काटती रहती है, तब तक गहरा करती रहती है, जब तक कि वो समुद्र के जल स्तर को प्राप्त न कर ले। तो यहाँ पे जो हमें दर्रे बहुत सारे मिलते हैं, खारदुंग, जैसे जम्मू कश्मीर में बात करें, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुरजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा, ये जो दर्रे हैं जो कि एक पास प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे दरअसल हिमालय पर्वत के बनने से पहले वहाँ पे नदियाँ बहती थीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। इसका मतलब कि हिमालय तो इधर से शुरू होगा तो लगातार जाता रहेगा, इधर बीच से कट क्यों गया हिमालय? कट इसलिए गया कि जब हिमालय बना भी नहीं था, आज के करीब 32 करोड़ साल पहले, जब इधर से गोंडवाना लैंड भारत से टकरा रहा था, ऐसे ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जब भारत से टकरा रहा था, टेथिस सी बीच में भरा हुआ था, टेथिस सागर, इससे जब टकरा रहा था, तो उससे पहले भी इस तरफ से बहुत सारी नदियाँ बहती थीं। ऐसे जैसे जैसे ये टकराया इससे, वैसे वैसे इधर वलन पड़ा। और वलन ऐसा नहीं कि धड़ाक से टकराया और तुरंत हिमालय बन गया, हिमालय बना करोड़ों सालों में। यानी कि जैसे आज भी देखें तो हिमालय सतत रूप से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उठ रहा है ऊपर की तरफ। यानी एक साल में अगर हिमालय पर्वत 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठ रहा है, इसका मतलब है कि जब हिमालय बन रहा था तो उस समय भी एक साल में 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर हिमालय उठ रहा था। और जैसे जैसे हिमालय उठ रहा था, वैसे वैसे अंगारा लैंड से जो नदियाँ आ रही थी, वो उठते हुए हिमालय को काटती भी जा रही थी। तो बाकी हिमालय तो उठ गया, लेकिन जहाँ पे नदी बह रही थी वो वाला हिमालय नहीं उठ पाया, क्योंकि नदियाँ उसको काटती रहीं और काट करके अब वो नदियाँ लुप्त हो गई हैं, जिसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। यानी वो नदियाँ पूर्व में बहती थी, अभी नहीं बह रही हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ यहाँ बहती थी, जिसके कारण से यहाँ पे पास बन गए। तो उपजाऊ मिट्टी कैसे मिलेंगी?
यही नदियाँ जो हैं वो इन पर्वत को काट काट करके गाद लाती हैं और यहाँ पे निक्षेप कर देती हैं। जैसे गंगा नदी आ रही हैं तो जो ग्लेशियर से आएगी, जो पर्वत से आएगी, जो मैदान में आएगी, तो क्या हुआ, उसको पूरा काटेगी और काट काट के अपनी नदी घाटी में उसको पाटती चली जाएगी। और जब बाढ़ आएगा तो वही सब पानी जो है आसपास के क्षेत्र में बिखर जाएगा, और जब बिखर जाएगा तो मिट्टी भी उसके साथ बहेगी, और जब मिट्टी बहेगी तो चारों तरफ पड़ जाएगा मिट्टी, जिससे मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत है ये हिमालय पर्वत। जैसे पहले अंगारा लैंड था ऊपर वाला, तो अंगारा लैंड ऊपर था, गोंडवाना लैंड नीचे था, इसके बीच में तो पानी भरा हुआ था। लेकिन आज वहीं पानी के जगह पे मैदान है। वो मैदान कैसे बना? वो मैदान बना इन नदियों के कारण, इन पर्वतों के कारण। पर्वत को नदियाँ काटी और टेथिस सागर को पाट पाट के मैदान बना दिया। ठीक, तो चौथा ये हो गया। पांचवा, पनबिजली परियोजनाएं हम लगा सकते हैं यहाँ पर। पनबिजली परियोजना, जिसको हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि पता है कि हिमालय जो है ऊंचा है, और ऊंचाई पे अगर थोड़ा सा बांध वगैरह हम बना देते हैं तो क्या है कि पानी बड़ी तेज़ तड़ाक से जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें बिजली उत्पादन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए पनबिजली उत्पादन के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है। हम कुछ पनबिजली परियोजनाओं के नाम बता दें। पनबिजली उत्पादन जहाँ से होता है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना वो हम डैम वाले चैप्टर में देखेंगे कभी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। फिर जो है उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है जो कि भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। इसके अलावा गिरी बाटा परियोजना, चमेरा, पोंग, बस्सी, सिलाल, तो ये सब कुछ हैं जो कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं इस क्षेत्र में हैं, जिससे कि पनबिजली यानी हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन होता है। फिर छठा देखें तो हिमालय पर्वत का महत्व किस लिए है? तो वन संपदा के लिए है। वन संपदा यानी कि फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर फॉरेस्ट वेल्थ है। फॉरेस्ट वेल्थ, यहाँ पर कई प्रकार के जंगल पाए जाते हैं हिमालय में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर के शंकुधारी वन, कोढ़धारी वन, अल्पाइन वन, घास के मैदान, सारे के सारे इस क्षेत्र में मिलते हैं। वृहद हिमालय पर जो फॉरेस्ट कवर है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय पर फॉरेस्ट की अधिकता पाई जाती है। और हिमालय की ढलानों पर, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर जो है मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, योशमर्ग। उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल, पयार कह देते हैं। तो एक घास के मैदान हमें मिलते हैं। जड़ी बूटियों के लिए वन संपदाएं मिल जाती हैं। लाख के वृक्ष हो गए या अन्य इस प्रकार के वृक्ष हो गए जो खूब ऊंची ऊंची होती हैं, साल के वृक्ष हो गए, तो वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो कागज़ उद्योग होता है, कागज़ उद्योग के लिए वो लकड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जो कठोर नहीं होती है। जो कठोर लकड़ी होगी उससे कागज़ नहीं बन पाएगा। जैसे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे कि यूपी में जो जैसे नीम हो गया, आम हो गया, तो इन वृक्षों से कागज़ का उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि कठोर कास्ट होती हैं। लेकिन हिमालयी क्षेत्र पे जो कास्ट मिलती हैं वो मुलायम कास्ट होती हैं, और मुलायम कास्ट से जो है कागज़ बनता है। उसके लुगदी बनते हैं क्योंकि उसको आराम से गलाया जा सकता है और लुगदी बनाया जा सकता है, और लुगदी फिर बाद में पेपर के रूप में उसको बनाया जाता है। तो इससे जड़ी बूटियाँ बहुत सारी मिलती हैं, पता ही है, तरह तरह की जड़ी बूटियों का ये एक तरीके से खजाना है। तो इसलिए वन संपदा के रूप में इसका महत्व है छठा। फिर फलोद्यान, सातवां महत्व है फलोद्यान यानी ऑर्चर्ड्स। यहाँ पे कई तरीके के फल हमें मिलते हैं, बहुत विविधता हमें फलों में भी मिलती है। पता है जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी पाई जाती है।
करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है, जाफरान की खेती होती है, जाफरान के फूल होते हैं जिसमें से केसर का उत्पादन होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे सेब का उत्पादन होता है, खूबानी। तो ये सारे जो फसलें हैं, जो फल हैं, यहाँ पे होता है। बादाम, सेब, खूबानी, अखरोट, और फिर चिल्पगोज, आडू, नाशपाती, चेरी, ये सारे फल जो हैं यहाँ पर होते हैं, जिसके कारण से यहाँ के किसानों को रोज़गार मिल जाता है। और ये मतलब बड़ा फेमस है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का जो सेब है ये वर्ल्ड फेमस है। तो एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, इसको जीआई टैग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इनका उत्पादन भी बढ़े और भारतीय किसानों को जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनको लाभ भी हो। ये पर्वतीय क्षेत्र थोड़ा सा ढलान भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे चाय की खेती संभव हो पाती है। तो इस तरीके से फलोद्यान, फूलों की घाटियाँ यहाँ पर विकसित हैं, जैसे उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, तो इसलिए इसका महत्व है। फिर 8वां देखिए तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भी हिमालय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेज। हिमालय क्षेत्र में कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोना पाया जाता है, कम पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। कोयला पाया जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला, जो एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला होता है वो इधर हिमालय क्षेत्र में मिलता है, जम्मू कश्मीर में। तांबा, टिन, टंगस्टन, ये सारे जो कह लें कि धात्विक अधात्विक खनिज होते हैं वो सारे हमें यहाँ से मिलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल भी अगर हम देख लें, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे खनिज संसाधन दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी, इन सब के अभाव कारण इन खनिज संसाधनों का हम अच्छे तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बाधा है। तो उसका भी धीरे धीरे काम होगा, जैसे भी होगा। अगला इसका महत्व है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। 9वां, ये एक प्राकृतिक सौंदर्य प्रोवाइड करता है। प्राकृतिक सौंदर्य, अंग्रेजी में बोलें तो नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे कई सारे पर्यटक आते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं। हिमालय जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जब गर्मी का सीज़न पड़ता है तो हिमालय क्षेत्र जो पूरा ये जो मैदानी क्षेत्र है खूब गर्म हो जाता है, तपता है, लू पड़ती है। लेकिन हिमालय क्षेत्र ठंडा रहता है, बहुत आनंददायी रहता है। जो सुषमा वाला यहाँ पे जलवायु रहता है, बहुत ही मज़ेदार रहता है, लोग वहाँ पे घूमने टहलने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य हम देख सकते हैं। ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची जो पहाड़ियाँ हैं, ढलान हैं, जो घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे विविध प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। जो झीलें अच्छी अच्छी पाई, जैसे जम्मू कश्मीर है उसको झीलों का प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। और भारत में झीलों का राज्य किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को। तो झीलें अच्छी अच्छी हैं, वुलर झील, डल झील, ये सारी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, उनकी अपनी कल्चर्स हैं, संस्कृति हैं, उनके पहनावे का जो तरीका है वो सब यहाँ की ब्यूटी को बढ़ा देती हैं, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ा देती हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे, जैसे श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है? कश्मीर घाटी में। जो पीर पंजाल श्रेणी है उसके उत्तर में श्रीनगर है और पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू है। तो जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तो श्रीनगर एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य वाला इलाका है। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। कुछ और भी क्षेत्र हैं, जैसे चंबा है, चुम्बी घाटी, जैसे इधर सिक्किम में भी चुम्बी घाटी है, डलहौजी है, धर्मशाला, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू मनाली घाटी जो है, कुल्लू मनाली घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। भारत को स्विट्ज़रलैंड किसे? जम्मू कश्मीर।
तो भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं इसको। अब भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, या पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। और भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर को। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 10वां हम महत्व लिख सकते हैं तीर्थाटन के रूप में। तीर्थाटन, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के तीर्थाटन, तीर्थस्थल हैं, जिसको पिलग्रिमेज साइट्स बोल सकते हैं। पिलग्रिमेज साइट्स, जैसे कश्मीर घाटी में ही जो कटरा है, श्रीनगर, जम्मू में जो कटरा है उसके पास में माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है तो यहीं पर अवस्थित है। इसके अलावा जैसे उत्तराखंड में देखें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो कह लें कि देहरादून हो गया। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र जहाँ से गंगा नदियाँ निकलती हैं, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। तो ये सारे हिंदुओं के बहुत ही पवित्र स्थल हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। नीलकंठ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, हेमकुंड साहिब जो कि सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कश्मीर घाटी में ही एक है चरार शरीफ करके, जो कि मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है, जो कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर के आसपास के इलाके में चरार शरीफ बोलते हैं। तो ये सब तीर्थाटन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर उत्तराखंड में एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा, जो कि सिक्किम इधर नेपाल की बॉर्डर पर है। तो लिपुलेख दर्रा से लोग जाते हैं मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए। तो ये भी एक तरीके से तीर्थाटन वाले क्षेत्र हो गए। तो बौद्धों का भी जो तीर्थ स्थल है तिब्बत में है, लद्दाख में है, तो यहाँ की यात्रा करने जाते हैं सब। लद्दाख जो है बौद्धों के मठ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग इधर जाते हैं बौद्धों के लिए। सिख वाले भी जाते हैं। ननकाना साहिब का यात्रा करने के लिए इधर पंजाब से लाहौर जाते हैं। तो सभी इधर ही क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो ये अगला महत्व है कि यहाँ पे अनेक धर्मों के कह लें तीर्थ स्थल होते हैं, जिसके कारण से लोग सहिष्णुता के साथ मिल के एक साथ जो है अपने अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। और 11वां इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर्यटन के लिए, 11वां पर्यटन यानी कि टूरिज़्म। टूरिज़्म के लिए हिमालय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। टूरिज़्म कैसे, जैसे हिमालय में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अनेक प्रकार के खेल होते हैं। स्कीइंग एक खेल होता है, स्कीइंग, फिर सरकने वाला खेल होता है, फिसलने वाला खेल, तरह तरह खेल होते हैं। तो सारे पर्वतीय क्षेत्र में ही संभव है। लोग पर्वतारोही के रूप में भी आते हैं कि हमें जो है इसका माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना है, हमें राकापोशी का चढ़ाई करना है। राकापोशी जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाला चोटी है, जो कि कहाँ पर है, तो लद्दाख श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी में। तो राकापोशी की चढ़ाई करना है, केटू की चढ़ाई करना है, नंदा देवी की चढ़ाई करना है। तो लोग पर्वतारोही के रूप में भी आते हैं, यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। होटल की व्यवस्था यहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही हैं, रोड कनेक्टिविटी की जा रही है, तो लोग अपना हनीमून मनाने के लिए आते हैं, है ना। ठंड गर्मी की सीजन बहुत गर्मी पड़ रही तो इधर चले अपना घूम टहल लिए। तो इस तरीके से ये पर्यटन के लिए कुछ क्षेत्र हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, योशमर्ग, वुलर झील, चंबा घाटी, डलहौजी कहाँ है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, फिर शिमला हिमाचल प्रदेश में, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जो कि इधर पश्चिम बंगाल का उत्तरी जिला है दार्जिलिंग। तो ये सब कुछ पर्यटन वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये है हिमालय पर्वत का महत्व। एक बार फिर से हम पॉइंट टू पॉइंट बता दें। भारतीय जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें वर्षा कराने के लिए और शीत ऋतु में ठंडी हवाओं को रोक करके मैदानी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचा लेता है। और जो पश्चिम जेट वायु आती है उसकी एक धारा भारत की तरफ मोड़ देता है, जिससे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। तो ये 3 बिंदु के कारण भारतीय जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रतिरक्षा के लिए। तीसरा, सदा नीरा नदियों का स्रोत है हिमालय।
उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत हैं, पनबिजली परियोजनाएं यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, वन संपदा, फिर फलोद्यान, खनिज संसाधन, प्राकृतिक सौंदर्य, तीर्थाटन और पर्यटन। ये 11 पॉइंट हैं जिसके कारण से हिमालय क्षेत्र की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निबंध यदि आता है तो हम इन कुछ पॉइंट्स को आराम से उसमें डाल सकते हैं। यहाँ की कुछ चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों की आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा विषम जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है रहना आसान नहीं होता है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो करना आसान नहीं होता है, और यहाँ के डिफेंस के लिए जो है वो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ठंडा इलाका है, माइनस में तापमान चला जाता है तो लोग दिक्कत होती है थोड़ा सा वैसे ही। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, बस इतना ही चीज़ पर्याप्त है आज की वीडियो मेरे ख्याल से। और इसके अगले वाले में हम जो पठार हैं उसका 2 या 3 वीडियो में पूरे पठार के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जो भारत के मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, इसके बारे में, फिर राजस्थान के मैदान, गुजरात के मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, तो मैदानों के बारे में डिस्कशन करेंगे 1 या 2 वीडियो में, और 2 या 3 वीडियो में पठार का, यानी हो गया 5। फिर तो यही 5 वीडियो में जो है जो भारत की फिजियोग्राफी है, भारत की भौतिक अवस्था, उसके बारे में लगभग पूरी डिस्कशन हो जाएगी। फिर इसके बाद भारत की मिट्टियाँ, भारत के जो सांस्कृतिक तत्व जो हो सकते हैं उसके बारे में, जो बड़े बड़े बांध हैं, फिर भारत के जो अपवाह प्रतिरूप हैं, जो नदियाँ निकल रही हैं हिमालय पर्वत से और प्रायद्वीपीय पठार से, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे करके पूरे ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। इस वाले में फ़िलहाल इतना है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर वेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।